अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अजीज दोस्तों, ईरान के इंस्टॉलेशंस जो सीरिया और इराक में हैं, उस पे अमेरिका ने हमला कर दिया है और उसकी पूरी स्टोरी आपके सामने और गजा के हवाले से और दीगर जो रीजन के मसले हैं उस पे आने से पहले तीन चार खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। अजीज दोस्तों, भारत के अंदर विदेशी एजेंडे पे काम करने वाले कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं। वायर ऐसे ही एक मीडिया हाउस ने, जिसकी सीनियर वाइस करस्पॉन्डेंट जो है, सीनियर वाइस एडिटर हैं अरफा खानम शेरवानी, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये कौन से एजेंडे पे चलते हैं। इन्होंने अभी खबर इश्यू की कि अमेरिका ने पनून के मर्डर के जो आरोप लगाया है भारत के ऊपर, उसकी वजह से $3 बिलियन के जो ड्रोन अमेरिका भारत को बेचना जा रहा था वो रोक दिया है। और ये है कि जब तक के पनून के मामले का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये भारत को नहीं बेचे जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बताया कि यूएस कांग्रेस ने अप्रूव कर दी है ये डील और आपको 31 MQ-9B ड्रोन बेचे जाएंगे $3 बिलियन के अंदर अंदर। और $3 बिलियन की ये डील पक्की है। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत ने, एयर इंडिया ने बोइंग, अमेरिका की जो बोइंग है एयरलाइन के लिए जो हवाई जहाज बनाती है, उससे कोई 250 के करीब हवाई जहाज का ऑर्डर दिया था और उस वक्त अमेरिका में खुशियों की लहर दौड़ गई थी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को और भारत ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। तो अमेरिका पागल नहीं है जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज करेगा एक साजिशी केस जो कि कानून का है उसके हवाले से। तो वायर का ये चेहरा एक्सपोज हुआ इस छोटी सी एक खबर से। वैसे तो वायर की सारी आप उठा कर देख लें, रोज की इसकी रिपोर्टिंग एंटी इंडिया नैरेटिव ही होता है। अजीज दोस्तों, इसी तरह इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जैसे बीबीसी है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, उनका भी टोटली जर्नलिज्म एंटी इंडिया एंटी भारत चलता रहता है। इसको एक्सपोज किया ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉब ब्लैकमैन ने अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच के दौरान, और इन्होंने कहा कि राम मंदिर के हवाले से बीबीसी ने बहुत ही बायस्ड रिपोर्टिंग की है और ये बिल्कुल गलत किस्म की रिपोर्टिंग की है। तो बॉब ब्लैकमैन, हम पर्सनली जानते हैं बॉब को, कई बार मुलाकातें हुई हैं इधर, और ही इज सच ए वंडरफुल पर्सन। इन्होंने हमेशा राइट कोज के लिए आवाज़ उठाई है और मैं इस वीडियो के रेफरेंस से बॉब साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बॉब ब्लैकमैन ने अगेन एक मजलूम कौम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई, जो कि हमेशा से हिंदू पीसफुल और कंट्रीब्यूटिंग टू यूनाइटेड किंगडम्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और एक बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी है यहाँ पे भी। और भारत में भी आपको पता है कि हिंदुओं ने बड़े सब्र के साथ ये मंदिर कानूनी तरीके से वापस लिया है। उस पे किसी को आवाज़ अगर उठानी है तो कम से कम वो अपने गिरेबानों में ज़रूर झांके। अजीज दोस्तों, एक और छोटी खबर देनी थी कि भारत में इलेक्शन के हवाले से फ्रीबीज का बहुत ज़्यादा चक्कर है। अभी हमने कर्नाटका में देखा, ये केजरीवाल की आप आम आदमी पार्टी जो है वो भी मुफ्त मुफ्त में ये ले लो, मुफ्त में इतनी बिजली, इतनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री, इतना ये फ्री, ये करते थे। भारत ने अभी जो बजट अनाउंस किया है 2 दिन पहले, उसमें भारत ने भी एक मुफ्त का ऐलान किया है, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत मुफ्त है वो ये है कि 1 करोड़ घरों में भारत की सरकार छत पे सोलर पैनल लगाएगी, जिससे कि सोलराइजेशन होगी और इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट तक फ्री में मिलेगी हर घर को। यानी सरकार पे भी एक बार का ही सरकार को खर्चा है, लेकिन वो
चाहे किसी की भी फिर सरकार आए, कभी बीजेपी की आए, कांग्रेस आए, वो 1 करोड़ घरों को इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट मिलेगी सोलर पैनलाइजेशन से। तो वो कहते हैं ना कि जो मतलबी, जो सेल्फिश पॉलिटिशियन होता है वो अपना सोचता है, और जो विजनरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन होता है वो आगे आने वाली जनरेशंस का सोचता है। अजीज दोस्तों, आपको याद है कि अभी सीरिया में लास्ट वीक अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे ड्रोन हमले हुए थे, जिसमें 3 फौजी मारे गए थे और 39 अमेरिकन फौजी जख्मी हुए थे, जिससे अमेरिका की सरकार को बहुत गुस्सा आया था। और उस अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि हम खुद तय करेंगे कि इसका जवाब हम कब और कहां और कैसे देंगे। और अब वो वक्त आ गया। 2 दिन से ये खबरें चल रही थी कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि कब इसका जवाब दिया जाएगा, और आखिरकार अमेरिका ने हमला कर दिया और सीरिया और इराक में ईरान की इंस्टॉलेशंस पे हमला किया गया है। और ये है कि इसके लिए ईरान ने कहा है कि अमेरिका का ये हमला जो है वो बेवकूफ़ी वाला था, इसलिए कि अमेरिका ने गलती से ये स्ट्राइक्स जो की हैं वो इराक के वेपन डिपो पे की हैं, और इराक ने अपने वो हथियार जमा किए थे आईएसआईएस से लड़ने के लिए। इसीलिए इराक की गवर्नमेंट ने बहुत सख्त बयान इशू किया है अमेरिका के खिलाफ कि आपने ये हमला हमारे मुल्क के अंदर किया और हमारे अपने ही हथियारों के डिपो को उड़ा दिया, और हमारे अपने 43 सिविलियंस और फौजी मारे गए अमेरिका के इस हमले में, और अमेरिकन एम्बेसडर को भी बुलाया है। तो हम ईरान ने फिर इसका ये बयान दिया है कि ये अमेरिका की स्ट्रेटेजिक गलती थी जो कि अमेरिका ने की है। बाइडन इस मामले में ये भी कह रहा है कि ये अकेला हमला नहीं है, अभी हम मजीद और करेंगे, और ईरान की जो इंस्टॉलेशंस हैं इराक और सीरिया में, उस पे हम हमले जारी रखेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है कि जब सद्दाम हुसैन की सरकार थी तो ईरान में, और जब सीरिया पे भी अमेरिका ने हमले करके, आधे से ज्यादा सीरिया तो इस वक्त अमेरिका के कंट्रोल में, तो जब सद्दाम हुसैन की सरकार थी, बशर अल असद पूरे सीरिया पर कंट्रोल रखता था, उस वक्त तो ईरान का एक बंदा इराक और सीरिया में नहीं था। उस वक्त तो ईरान का कोई वहां पे इंडक्शन नहीं था या कोई उनकी वो मौजूदगी नहीं थी। तो अचानक ये अमेरिकन कंट्रोल में ईरान कहां से आ गया? तो अमेरिका की जो जियो पॉलिटिक्स है ना, खासतौर पे मिडिल ईस्ट के हवाले से, उसको समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है। 9/11 से लेके इसके बाद के जितने चीजें हुई हैं वो हमें आज तक समझ नहीं आई कि अमेरिका चाहता क्या है और किस तरह। एक तरफ ईरान के ऊपर एम्बार्गो, एक तरफ ईरान से दुश्मनियां, लेकिन दूसरी तरफ उसी इराक और सीरिया जहां पे अमेरिका का कब्जा है, वहां पे ईरान के इतने लोग मौजूद हैं, ईरान के स्टेशन मौजूद हैं। खुद अमेरिका कह रहा है ना कि हमने ईरानियन इंस्टॉलेशंस पे हमला किया इराक में और सीरिया में, तो वो इलाके तो नेटो के कंट्रोल में है। तो कैसे वहां पे ईरान इतनी हद तक अपनी इन्फिल्ट्रेशन कर सका, ये सोचने की बात है। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला करता है तालिबान को खत्म करने के लिए। पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में ड्रोन हमले कर करके हजारों तालिबानी मार दिए। 20 साल लड़ता रहा, $2 ट्रिलियन उस जंग पे खपाए, और इसके बाद चुपचाप तालिबान के हवाले ही करके चला गया। तो आप अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इन जंगों की जो वार मशीनरी चलाती है, उनकी पॉलिसीज को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। भाई कैसे इस रीजन में आप ये देखें कि कुवैत में 13,000 अमरीकी फौजी हैं, कतर में 13,000, बहरीन में 9,000, इमारात में 5,000, जिबूती में 4,500, सऊदी अरब में 3,000 से 4,500, जॉर्डन में 3,000, इराक में 2,500 से 3,000, सीरिया में 1,000 से 2,000, तुर्की में 1,000, ओमान में 500, और इसराइल तो पूरा अमेरिका की एक स्टेट है। इस रीजन में आप ये देखें कि ईरान के
क्लोज में इतना अमेरिका का हर कंट्री में फौजी मौजूद है, इराक और सीरिया में इतना अमेरिकन फौजी मौजूद है, तो कैसे ईरान की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है? इसका मतलब करवाई जा रही है। इसका मतलब अमेरिका खुद उनको मौका दे रहा है ताकि जंग बढ़ती रहे। इराक 1990 से अमेरिका हमले कर रहा है, 1990 से। आपको याद होगा कि उस वक्त भी जबरदस्ती एक चीज की गई थी कि सद्दाम हुसैन ने जब ईरान के साथ 81 से 89 8 साल जंग की थी, इसके बाद जब जंग रुकी 89 में, तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमारे उस जंग के दौरान एक इलाका है छोटा सा जो कि ऑयल रिच है, वो कुवैत ने कब्जा कर लिया था, तो अब हम उसको वापस लेना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा तुम्हारा मसला हमारा मसला नहीं है। 2 अगस्त या 6 अगस्त 1990 जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, 2 अगस्त था या 6 अगस्त था, क्योंकि 2 अगस्त और 6 अगस्त इसलिए मुझे याद है कि 1 तारीख पे यानी 2 या 6 को बेनजीर भुट्टो की सरकार तोड़ी गई थी, और 2 या 6 को, दोनों में से 1 तारीख को बेनजीर की तोड़ी गई थी, 1 तारीख को अमेरिका ने हमला किया था, तो सॉरी इराक ने कुवैत पे हमला किया था। तो उस हमले से भी एक दिन पहले सद्दाम हुसैन ने अमेरिकन एम्बेसडर को, जो कि एक लेडी थी, उसको बुला के ये शिकायत की थी कि देखो कुवैत वो इलाका हमारा वापस नहीं कर रहा। तो उस एम्बेसडर ने, अमेरिकन एम्बेसडर ने सद्दाम हुसैन से कहा कि ये तुम दोनों का आपस का मसला है, तुम्हें जैसे सॉल्व करना है करो, हम बीच में नहीं आएंगे। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला कर दिया, अमेरिका कूद पड़ा, और तब से अमेरिका इस पूरे रीजन में अपनी फौजी अड्डा बना के बैठा हुआ है। तब से इराक पे हमला कर रहा है। आज 34 साल हो गए, अब तक इराक जंग की मंडी बना हुआ है। लीबिया, सीरिया, ये सब प्रोस्पेरस इलाके थे। इराक वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा तेल निकलता था। सबको तबाह किया हुआ है अमेरिका ने। तो आज भी ये ईरान का नाम लेके जो हो रहा है ना, तो ईरान को मौका किसने दिया? मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान शरारती नहीं है, ईरान तो बहुत बड़ा शरारती और शैतान है, लेकिन हूतियों को ईरान सपोर्ट करे, हिजबुल्लाह को इजराइल के बगल में ईरान सपोर्ट करे, तो फिर मेरे समझ में ये नहीं आता कि ईरान को इतना मौका दे कौन रहा है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, फिर इराक सीरिया में इनके इंस्टॉलेशंस, आईएसआईएस जो कि एक सुन्नी वहाबी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो शिया ईरान के साथ इस वक्त कैसे कोऑपरेशन में चल रही है। ये सब अमेरिका की साजिशें हैं जो वॉर मशीन को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। तो अजीज दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ये कर रहा है तो दूसरी तरफ हूतियों पे भी हमला जारी है। अब अमेरिका ने हूतियों पे लेटेस्ट हमले किए हैं। हालांकि जॉर्डन में जो 3 अमेरिकन फौजी मारे गए और 39 जख्मी हुए हैं, वो ईरान ने साफ डिनाई किया है कि हमने वो नहीं किया है। और ये है कि अमेरिका ने सीरिया और इराक में जो हमले किए हैं उससे ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन यह है कि इनका इराकी हथियार का जो डिपो था वो तबाह हो गया। इसके अलावा 10 ड्रोन ने यमन में वापस हमला किया और एक तबाही मचा दी। लेकिन इन हमलों से क्या हूती कमजोर हो रहा है? मुझे कोई ये बता दे। 3-4 साल 5 साल मेरा ख्याल है तकरीबन सऊदी अरब ने, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स भी शामिल थी, अमेरिकन ड्रोन्स भी शामिल थे, अमेरिकन हथियार भी थे, यमन पे 5 साल तक हमले करते रहे। हूतियों का कुछ बिगड़ा? आम यमनी लाखों मर गए भूख से, जंग से। इतने से यमन में ये खत्म नहीं कर सकते। 34 साल इराक में जंग करके, जो इराक 34 साल पहले था, पीसफुल था, कोई मसला नहीं था, आज उस इराक में अमेरिका, ईरान, भांत भांत के लोग अपने अड्डे जमा के बैठे हैं। जो लीबिया दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री था, जहां पे कजाफी ने
ह्यूमन राइट्स की बेस्ट एग्जाम्पल रखी हुई थी। औरतों पे कोई पाबंदी नहीं थी जिस तरह सऊदी अरब वगैरह में थी। एजुकेशन हाईएस्ट थी, फ्री एजुकेशन थी यूनिवर्सिटी लेवल तक। वो तो यहाँ भी नहीं है, अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है, कॉलेज तक भी यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी हमारे बच्चे बैंकों से लोन लेके ग्रेजुएशन करते हैं। वो लीबिया में फ्री थी। एक आदमी बेघर नहीं था, यानी किराए के घर में नहीं रहता था। हर लीबियन को स्टेट की तरफ से घर प्रोवाइड किया जाता था। और अगर एक आदमी शादी करता था तो उसको $50,000 जितनी लोन दी जाती थी। पेट्रोल की जितनी इनकम थी उसका एक थोड़ा सा शेयर हर लीबियन के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचता था। मतलब टोटल फैसिलिटीज थी। आज वो लीबिया तबाह बर्बाद है। आज ये यमनी हूती का मसला लेके अमेरिका ने दुनिया में कितना बड़ा क्राइसिस कर दिया है कि जो आप ये नक्शे में देखें कि ब्लू लाइन से जो ट्रेड रूट बना हुआ था यूरोप तक के लिए, वो आज अफ्रीका पूरा क्रॉस करके नीचे से 4,000 माइल एक्स्ट्रा शिप को चलना पड़ता है। जब शिप को 4,000 माइल एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा तो उसका डिलीवरी रेट ज्यादा हो जाएगा, उसका एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। तो वो प्रोडक्ट, चाहे वो फूड ग्रेन्स है, चाहे वो एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, चाहे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि उस शिप के जरिए यूरोप और अमेरिका से एशिया आ रही है या एशिया से अमेरिका या यूरोप तक जा रही है, उसका रूट इतना बड़ा बन गया। ये सब फेलियर्स ऑफ अमेरिकन पॉलिसीज हैं। और ऐसे में आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस तो अमेरिका का एक हथियार है। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जब से ये 7 अक्टूबर का मामला हुआ है गजा और इसराइल का, तब तक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को दुनिया में कहीं कोई मसला नजर नहीं आता। रोज मैं देखता हूं कि इसका एक बयान गजा के ऊपर होता है कि हम गजा के लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते, गजा में तबाही हो रही है, गजा में बच्चे मर रहे हैं, गजा में ये हो रहा है। दुनिया में और कहीं कुछ नहीं हो रहा। तुमको गजा की तबाही नजर आ रही है, इससे कहीं ज्यादा तो बलूचिस्तान की हो चुकी है। तुम्हें 25,000 गजा में मरने वाले याद नजर आ रहे हैं। तो पिछले कई सालों से तो ये चुप बैठा था। और ये हमास ने वायोलेशन किया था ना, सिविल जो सीज फायर था उसको तोड़ा हमास ने। तो तुम्हें ये सब गजा गजा करते रहते हो, तुम्हें बलूचिस्तान नजर नहीं आ रहा। तो आजकल तो ये यूक्रेन भी भूल गया है। पहले तो ये यूक्रेन यूक्रेन कर रहा था, अब तो यूक्रेन भी भूल गया है। तो सुबह उठते राटते सोते जाते इसके पास पूरे यूनाइटेड नेशंस में एक ही मसला रह गया, गजा। तो ये अमेरिका की सारे खेल हैं। और ये है कि अब गजा की बात निकली है तो ये देखें, डिस इन्फॉर्मेशन इतनी। मैंने क्यों रहा कि गजा में तबाही नहीं हो रही, इसराइल ने बहुत तबाह किया है, पूरा गजा तबाह कर दिया है। तबाह इसराइल ने किया, जिम्मेदार हमास है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन देखें कि ये एक बच्ची एक ही कपड़े में 3 अलग अलग आदमियों की गोद में 3 अलग अलग जगहों पे फोटो आ रही है कि इसको एक आदमी ने बचाया। फिर 50 किलोमीटर बाद की एक फोटो आ रही है कि इसको एक आदमी ने बचाया। फिर 50 किलोमीटर। किस तरह के खेल चल रहे हैं। और ये आपको नजर नहीं आ रहा क्या, ये छोटे बच्चों को हमास के फाइटर क्या पढ़ा रहे हैं? ह्यूमन राइट्स पढ़ा रहे हैं या अमन, भाईचारा, ये सब सिखा रहे हैं? आप खुद समझदार हैं। तो अजीज दोस्तों, ये इस वक्त अमेरिका का देखें, तुर्की, जिसका सबको पता है कि इस वक्त तैयब अरबगान तुर्की को एक नया ईरान बनाने जा रहा है। ईरान में भी शाह ईरान के जमाने में फर्स्ट क्लास ईरान था। खुमैनी इधर यूरोप में बैठा था। इन्होंने शाह ईरान के खिलाफ बगावत करवाई और खुमैनी को यहां से भेजा और रिवॉल्यूशन लाए। इसके बाद का ईरान देख लें आप। यही अब तुर्की में अरबगान को लाए। अब तुर्की को F-16 हवाई जहाज बेच रहा है अमेरिका। अमेरिका टेररिस्ट बना रहा है पूरी दुनिया में और फिर उनको हथियार देता है और फिर उनके खिलाफ जंग करता है। ये अजीज दोस्तों सारी सिचुएशन है इस रीजन की। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।